तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल हमने बच्चों एनसीईआरटी की क्लास नंबर 1 देख ली है, आप लोगों ने चेक कर लिया होगा और उसी तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और हम लोग अब इस बार जो है मैंने आपसे कह दिया कमिटमेंट, जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे बच्चों उसी तर्ज पे हम लोग अपनी स्टडी को जारी रखेंगे। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो क्लास जिस दिन आती है बच्चों, देखो अगर मैं अगर किसी चीज़ के लिए डेडिकेट हूँ, अगर आपकी पढ़ाई के लिए आपकी हेल्प के लिए, तो आपको भी वही डेडिकेशन दिखाना होगा। आप क्या करना, आपको कुछ नहीं करना, उस दिन जिस दिन की जो क्लास आ रही है उस दिन पढ़ लेना। आप उसको नोट्स बना के रख लेना। आप भले ही एक दिन दो तीन बार कहीं पे रिवाइज कर लेना, संडे में दो, मतलब मंडे और सैटरडे या संडे 2 दिन अगर आप रिवाइज करोगे तब भी चल जाएगा। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे आप मतलब चीजें आगे बढ़ेंगी और आपने छोड़ दिया तो फिर आपको रिवाइज करने में बहुत टाइम लग जाएगा उसको, ठीक है, या नोट्स बनाने में। दूसरी चीज, कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर नदी तंत्र 3 क्लासेस पढ़ा दिए, वो बंद क्यों कर दिए, आप क्यों नहीं पढ़ा रहे। मैं यही कहता हूं, देखो अगर आप ना किसी चीज के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो फिर आप कमेंट करने से पहले एक बार सोचा कीजिए। या तो आप रेगुलर वीडियोस देखते तो आपको पता होता। मैंने आपसे क्या कहा था कि 3 दिन हम लोग क्या करेंगे, उत्तराखंड की क्लासेस कवर करेंगे, यानी सोमवार मंगलवार बुधवार। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 दिन जो है एक दिन हिंदी रखेंगे और 3 दिन हम जीएस की रखेंगे। तो पहले ये 3 दिन अब जीएस की आ रही है, जैसे 3 दिन आपकी उत्तराखंड आ गई क्लास, 3 दिन अब जीएस की आएगी, एक हिंदी आएगी, देन फिर उत्तराखंड की कवर हो जाएगी। तो 2 वीडियोस के अंदर हम नदी तंत्र कवर कर लेंगे, उसके बाद अगला टॉपिक उसका कवर करेंगे। तो एक पैटर्न होता है पढ़ने का। तो आपने अगर हर वीडियो देखते हैं तो आप जरूर इन चीजों से आपको मतलब आप पता होगा। और अगर नहीं देखते होंगे तो फिर आप ऐसे ही कमेंट करेंगे, ठीक है। देखिए कल जो वीडियो बनाई थी हमने, कई बच्चों ने एक छात्र का कमेंट देख रहा था कि सर मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। कुछ कंफ्यूजन नहीं करना आपने। मार्केट प्राइस में क्या होता है बच्चों, जब किसी जिस कोई प्रोडक्ट है, मैंने क्या कहा इसमें कई चीजें होंगी, इसमें चाहे प्रॉफिट हो, जिसने मतलब जो पूंजीपति है या जिसने उद्योग लगाया हुआ है या जो इसका उत्पादन कर रहा है उसका प्रॉफिट है, और जो इसमें श्रम लगा हुआ है यानी लेबर लगा है उसके जो सैलरी है, या इसके अलावा जो उसने बैंक वगैरह से जो पैसा वैसा लिया है उस पर ब्याज है, तो सब चीज मिला के कॉस्ट बनती है, उसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। अब जब ये फैक्टर कॉस्ट का मार्केट में बिकने आया तो सरकार ने इसमें कुछ टैक्स लगा दिया। सरकार ने कहा कि चलो 100 रुपए का प्रोडक्ट है, 10 रुपए टैक्स लगा दिया, तो कितना हो गया, 110 रुपए हो गए। उसके बाद सरकार ने कहा यार एक काम करते हैं, 110 रुपए की लोग तो कई लोग खरीद नहीं पाएंगे तो 2-4 रुपए कम कर लेते हैं, सब्सिडी देते तो 5 रुपए फिर कम कर दिए। या नहीं भी किए तो आप सोचो नहीं किए, चलो सब्सिडी नहीं दी यानी इस पर टैक्स लगा दिया 10 रुपया, तो कितने का हो गया, 110। तो मार्केट में कितने रुपए का बिक रहा है, 110, वो इसका मार्केट प्राइस हो गया। तो मार्केट प्राइस पे अगर आप नेशनल इनकम निकालोगे तो उससे कंफ्यूजन हो जाएगा। वो कई चीजें ऐसी दिख जाएंगी उस नेशनल इनकम में जो उत्पादन में शामिल है नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स लगा के उसके रेट दिखा दिए। यानी कहने का मतलब मैंने ये कहा, जैसे आपका फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट पे कोई वस्तु आपके 100 रुपए की होगी और मार्केट प्राइस पे क्या किया बच्चों, फैक्टर कॉस्ट तो 100 था ही था, इस पे सरकार ने कुछ टैक्स लगा दिया, यानी इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया, या सब्सिडी को जो भी है इनडायरेक्ट टैक्स लगाए, उसका सब्सिडी दे ना दे, अगर सब्सिडी देगी तो उसको घटा देना, नहीं देगी तो कोई बात नहीं। तो अब इनडायरेक्ट टैक्स सपोज 10 रुपए का गवर्नमेंट ने लगा दिया और फैक्टर कॉस्ट तो ऑलरेडी 100 रुपए हो गया, तो 100 + 10 कितना हो गया, 110। अब मार्केट प्राइस कितनी होगी बच्चों, 110, ये है 110 रुपए मार्केट प्राइस, और फैक्टर कॉस्ट जो मैंने आपको बताया हुआ है। अब 110 के हिसाब से आप राष्ट्रीय आय निकालोगे तो 100 रुपए का तो समझ आता है, ये 10 रुपए फालतू नहीं हो गया इसमें, ये कोई राष्ट्रीय इनकम में थोड़ा ना जोड़ते हैं। इसलिए मैंने कहा कि मार्केट प्राइस पे नहीं निकालना, उसमें हमने क्या करना है बच्चों, फैक्टर कॉस्ट पे ही निकालना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लिखना बच्चों, सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है पेपर में कई बार, जीडीपी और जीएनपी में अंतर का आधार क्या है। जीडीपी व जीएनपी में अंतर का आधार, मतलब अंतर का आधार लिखो, आप पूरा लिखते हैं, ठीक है। क्यों अंतर करते हैं, कुछ नहीं होता। जीडीपी क्या कहा, एक देश की सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। जीएनपी में क्या कहा, वही चीज होगी लेकिन विदेशियों ने हमारे देश में जो कमाया उसको हटा देंगे और भारतीयों ने जो विदेश में कमा रखा उसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो वो जीएनपी निकलता। तो इसमें मुख्य अंतर किस चीज का है बच्चों, इसके आगे लिखो आप लोग, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आएगा, ठीक है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आएगा, विदेशों से प्राप्त आएगा, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आएगा, नेट इनकम जो भी होगी, ठीक है। अब आप कहोगे सर शुद्ध आय क्यों लिखा आपने, शुद्ध आय इसलिए लिखा बच्चों, अगर विदेशों से अगर आप जो प्राप्त कर रहे हैं भारतीय, उसको इसको जोड़ोगे तो कई तो ऐसे भी होंगे ना जो विदेशियों ने भारत में कमा रखे, तो उसको हटाओ, भारतीयों का जोड़ दो, विदेशियों का हटा दो, उसको बोलते हैं शुद्ध आय, ठीक है। तो ये इसका क्या था बच्चों, अपने आप में इसका अंतर का भी पूछता है। अब देखना बच्चों, कभी भी अर्थव्यवस्था में एक टर्म आता है आर्थिक एजेंट, किसको कहते हैं, लिखो आर्थिक एजेंट, ये पता होने चाहिए आपको, ठीक है, टर्मोलॉजी वाला चैप्टर है।
यानी किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक एजेंट किसको आप लोग कहोगे, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है बच्चों कोई भी अर्थव्यवस्था जो कोई भी मतलब अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक निर्णय लेता है, यानी जो आर्थिक निर्णय लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, मतलब क्या कहते हैं, आर्थिक एजेंट। ठीक है, जो आर्थिक निर्णय लेते हैं, लिखो जो आर्थिक निर्णय लेते हैं। अब आप कहोगे ठीक है भाई आर्थिक निर्णय लेते हैं तो आर्थिक एजेंट है, तो इसमें शामिल किसको करोगे, इसमें कोई भी हो सकता है बच्चों, इसमें एक उपभोक्ता भी हो सकता है, यानी उपभोक्ता ये तय करेगा ना कि मैंने किस चीज का उपभोग करना है, यानी आपको बिस्किट खाना है, टॉफी खानी है, जो भी है उपभोक्ता, यानी वो खुद तय कर रहा है कि मुझे क्या करना है। इसमें एक उत्पादक भी हो सकता है, वो ये तय करेगा कि भाई मैंने किस चीज का उत्पादन करना है। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट भी हो सकती है बच्चों, इसमें क्या हमने सब्सिडी देनी है, कितना पैसा देना है। इसमें कोई बैंक भी हो सकता है, वो क्रेडिट देता है ना, जैसे बैंक वगैरह ब्याज दर वगैरह ये सब चीजें, यानी आपको पैसा वैसा देता है, उधार देता है, उस पर ब्याज लेता है, तो बैंक भी हो सकता है। कोई निगम भी हो सकता है बच्चों। ये सब क्या कहलाते हैं बच्चों, आर्थिक एजेंट। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से आर्थिक एजेंट क्या होता है, आप सीधे सीधे समझ जाना आर्थिक एजेंट में वो सारी चीजें शामिल होती है जो आर्थिक निर्णय में भागीदारी करती है। अब आर्थिक निर्णय में भागीदारी करने वाले निगम भी हो सकता है, आपका उपभोक्ता हो सकता है, उत्पादक हो सकता है, इसके अलावा कौन हो सकता है बच्चों, एक प्रकार से सरकार या बैंक भी इसमें शामिल हो सकती है। ठीक है, इसके बाद देखना बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट करना, एक क्वेश्चन की किताब का नाम लिखो, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड, पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट करना है। ठीक है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, द जनरल थ्योरी ऑफ, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन किताब है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पूरा लिखना है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, इसके अलावा क्या कहा मैंने, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, इंटरेस्ट एंड मनी, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, ये किसकी किताब है, जॉन मेनार्ड कीन्स की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है बच्चों, लिखो जॉन मेनार्ड कीन्स की, यानी कीन्स की एक किताब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड क्या अपने आप में मनी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है बच्चों, इसका नाम है कीन्स का। ठीक, कीन्स कौन थे बच्चों, ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, और इन्होंने क्या किया बच्चों, जो 1929 की महामंदी थी उसके समय पे अर्थशास्त्री थे। कीन्स कौन थे, ब्रिटिश अर्थशास्त्री, लिखो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट लिख दिया मैंने। ठीक है, बीई लिख दिया, समझ जाना, ब्रिटिश अर्थशास्त्री, और ये किताब निकली थी बच्चों 1936 में। ठीक है, 1936 में। तो द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक, जो जॉन मेनार्ड कीन्स, JM कीन्स लिख दो आप लोग, या कीन्स लिख लो, ब्रिटिश अर्थशास्त्री इसका आप लोग लिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो वैश्विक रूप से जो आर्थिक महामंदी थी उसका दौर कब से शुरू हुआ, बहुत फेमस क्वेश्चन है, लिखो वैश्विक आर्थिक महामंदी का दौर, वैश्विक आर्थिक महामंदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कब की है, 1929 से शुरू मानी जाती है बच्चों, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको भी इंपॉर्टेंट करना। ठीक है, वैश्विक आर्थिक महामंदी का जो दौर है बच्चों 1929 का है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें याद रखना रोजगार जो है बहुत ज्यादा क्या हो गया था बच्चों, गिर गया था, यानी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में जो था, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में रोजगार की दर क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा गिर गई थी, यानी रोजगार क्या हो गया था बच्चों, कम हो गया था, यानी रोजगार की दर का गिरना, लिखो कहां लिखोगे, उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका प्लस यूरोप में। ठीक है, EU यूरोप लिख दिया मैंने। ठीक है, यानी रोजगार क्या हो गया था बच्चों, इसमें वैश्विक आर्थिक मंदी में, महामंदी में बहुत ज्यादा कम हो गया था। दूसरा लिखो आप लोग कारखानों का बंद होना, क्या लिखोगे आप लोग, कारखानों का बंद होना, यानी कई कारखाने थे ऐसे बंद हो गए थे। ठीक है, कारखाने जो NCERT दे रही वही मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तीसरा लिखो बेरोजगारी दर का बढ़ना, कारखाने बंद होंगे तो बेरोजगारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और चौथा लिखता है आप लोग टोटल जो अपने आप में आउटपुट है, यानी एक प्रकार से एग्रीगेटेड आउटपुट, या आप सीधे सीधे इसको लिखो एग्रीगेटेड आउटपुट, यानी निर्गत जो है टोटल जो हम आउटपुट दे रहे हैं उसका 33% से 33% से ज्यादा उसका गिर गया था, यानी लिख दो आप एग्रीगेटेड आउटपुट, यानी जो हम निर्गत देते हैं, यानी समग्र निर्गत लिखो, या एग्रीगेटेड आउटपुट लिख लो आप इंग्लिश में ही, एग्रीगेटेड आउटपुट वो क्या हो गया बच्चों, 33% से ज्यादा गिर गया, यानी एग्रीगेटेड आउटपुट जो था वो क्या हो गया बच्चों, 33% से भी ज्यादा क्या हो गया, गिर गया। तो ये वैश्विक आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब से मानी जाती है, 1929 से मानी जाती है। और अगर क्वेश्चन पूछता है कि वैश्विक आर्थिक महामंदी के दौरान किन दो महाद्वीपों पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, तो उत्तरी अमेरिका और यूरोप में, जहां रोजगार जो है बच्चों बहुत ऊपर मतलब हाई लेवल पे गिर गया था, बेरोजगारी बढ़ गई थी, कारखाने बंद हो गए थे, जो टोटल हमारा निर्गत होता है, एग्रीगेटेड जो आउटपुट होता है उसकी दर लगभग 33%, यानी 1/3 हमारा आउटपुट जो है बच्चों गिर गया था।
था, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जॉन मेनार्ड कीन्स, और ये ध्यान में आप लोग रखना है, ठीक है। अगला लिखो, समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसको कहते हैं। देखो, दो प्रकार की इकोनॉमी होती है बच्चों, एक होती है माइक्रो, एक होती है मैक्रो, ठीक है, सुना होगा आपने। एक होती है माइक्रो, व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं, एक होता है मैक्रो, ठीक है, जिसमें समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसमें सीधे सीधे मैं इन दोनों को समझा भी देता हूं क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये लिखो पहले, समष्टि अर्थशास्त्र का जनक, ठीक है, का जनक किसको माना जाता है, कीन्स को ही माना जाता है। जॉन मेनार्ड कीन्स ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, इन्हीं को क्या माना जाता है बच्चों, समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ये ध्यान में रखना आप लोग, समष्टि अर्थशास्त्र का जनक जे.एम. कीन्स यानी जॉन मेनार्ड कीन्स को बोला जाता है, ये ध्यान रखना। और इन्होंने बच्चों ये सबसे पहले इसको समष्टि अर्थशास्त्र को आप इंग्लिश में क्या लिखोगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स लिखो, इसको मैक्रो लिखना, माइक्रो मत लिखना है, ठीक है, मैक्रो। इसमें इंग्लिश में अगर समझ में मतलब हिंदी में नहीं आता है अगर वर्ड, तो मैक्रो याद रखना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स लिखो। इसमें क्या होता है ना, आप समष्टि अर्थशास्त्र का सीधा सीधा अर्थ है टोटल इकोनॉमी का आप इसमें अध्ययन करोगे। इसमें सीधा सीधा आप समझो, देश की जीडीपी क्या है, नेशनल इनकम क्या है, महंगाई कितनी है, बेरोजगारी दर क्या है। यानी जब आप पूरी अर्थव्यवस्था का अगर किसी क्षेत्र में अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, यानी मैक्रो इकोनॉमी बोलते हैं, यानी बड़े लेवल पे, ठीक है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में आप पूरा शामिल करोगे, जिसमें क्या है अपने आप में बच्चों, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे इसमें लिखो नेशनल, इसमें पूरी, इसके नीचे लिख लो, इसके अंतर्गत पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का, ठीक है। इसमें पूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, पूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का, ठीक है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का, तो इसको बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। इसमें क्या क्या शामिल होगा, जैसे किसी देश की नेशनल इनकम लिखो आप, किसी देश की जीडीपी लिख लो, ठीक है, किसी देश की राजकोषीय नीति लिख लो, फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति लिखना, फिस्कल पॉलिसी। किसी देश का महंगाई लिख लो, इन्फ्लेशन, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या लिखोगे आप इसमें, जैसे नेशनल इनकम, जीडीपी, फिस्कल पॉलिसी लिख लिया आपने, और इन्फ्लेशन यानी महंगाई लिख ली। इसके अलावा लिख लो बच्चों इसके अंदर जो अपने आप में मॉनेटरी पॉलिसी है, मौद्रिक नीति लिखो, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई तय करता है ना, इन्फ्लेशन, महंगाई, फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति, जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, नेशनल इनकम, यानी ये सब चीजों का अगर आप अध्ययन कर रहे हैं, और इसके अंदर रोजगार, बेरोजगारी भी लिख लो, एम्प्लॉय, ठीक है, बेरोजगारी भी लिख लो, बेरोजगारी, इसका भी इसके अंदर क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो किसी एक विशेष क्षेत्र का न करते हुए संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाएगा। तो जैसे एनसीईआरटी में लिखा है, यूनिवर्सिटी कौन सी एक समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आप शामिल करेंगे। एग्जाम्पल उसमें दिया था परिवार, जैसे एग्जाम्पल इसके परिवार हैं, किसी परिवार की अर्थव्यवस्था, आप किसी परिवार का मतलब इंडिविजुअल परिवार ना, परिवार में तो सब होते हैं, कोई आदमी कहेगा रोजगार कर रहा है, उस परिवार में कितने लोग बेरोजगार है, उस परिवार की आय कितनी है। तो परिवार का भी अध्ययन किसमें लिखते हैं बच्चों आप लोग, समष्टि अर्थशास्त्र में, ठीक है। लिखो किसी फर्म, सरकार या बाह्य क्षेत्र, कोई फर्म है, कोई फर्म वगैरह, किसी सरकार का अध्ययन कर रहे हो आप, सरकार की आर्थिक गतिविधियों का, या कोई बाह्य आउटर सेक्टर है, बाह्य क्षेत्र, ठीक है। इन सब का अध्ययन किसमें किया जाता है, आप समष्टि अर्थशास्त्र। तो इसका उल्टा क्या होगा बच्चों, व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो दूसरा लिखो आप माइक्रो लिख देना, माइक्रो लिखो आप, दूसरा क्या लिखोगे, व्यष्टि अर्थव्यवस्था यानी अर्थशास्त्र लिखोगे। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र का, ठीक है, लिखो व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसको बोलते हैं बच्चों क्या, इसको हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र, इंग्लिश में लिखो आप लोग, इसको मैक्रो लिखा, उसको क्या लिखोगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो में किसका अध्ययन बच्चों, किसी व्यक्ति विशेष का लिखो, किसी व्यक्ति विशेष का अध्ययन इसमें किया जाता है, ठीक है, किसी इंडिविजुअल का, व्यक्ति विशेष का। जैसे रमेश ने कुछ पैसा कमाया बच्चों, और उसका अध्ययन करना है कि रमेश ने कितना कमाया और वो कितना खर्च कर रहा है। तो आपने एक इंडिविजुअल को टारगेट करते हुए कि आपने पूरे रास्ते से कोई मतलब नहीं और आप दूसरी चीजों से कोई मतलब नहीं, तो उसको बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसमें आप लोग आगे लिख लो, इसके अंदर एग्जाम्पल में लिख लो, जैसे रमेश की आय अगर 30,000 रुपया प्रति महीना है तो उसके द्वारा कितना खर्च किया जा रहा है, इसका अगर आप अध्ययन करते हैं तो फिर वो माइक्रो इकोनॉमी होगी, ठीक है। यानी सूक्ष्म लेवल तक अगर आप जा रहे हो और पूरे एक समग्र रूप से कर रहे हो जिसमें हर चीज शामिल है, तो उसको समष्टि कहते हैं, ठीक है। इसमें लिख लो व्यष्टि अर्थशास्त्र में, इसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये कंप्लीट कर लेना। अगला लिखना बच्चों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अन्य नाम क्या है, लिखो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, इसको बोलते हैं बाजार अर्थव्यवस्था, ठीक है। इसका अन्य नाम लिखो बाजार अर्थव्यवस्था।
क्या बोलते हैं इसको, बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है बच्चों, बाजार की डिमांड क्या है, मार्केट में किस चीज की मांग है, उसको देखते हुए अपने उत्पादन को तय करता है। जैसे एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और एक दूसरी होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में लोगों की आवश्यकता के अनुसार, उसको ये नहीं कि मतलब लोगों की आवश्यकता क्या है, हेल्थ है, एजुकेशन है या इस प्रकार से, तो सरकार क्या करती है बच्चों, इन्वॉल्व हो जाती है। सरकार क्या करती है समाजवादी अर्थव्यवस्था में, उत्पादन के साधनों पर अपना नियंत्रण कर लेती है, ठीक है, और वितरण भी उसी हिसाब से करते हैं। जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मार्केट अर्थव्यवस्था को चलाता है बच्चों। मार्केट मतलब इंडिविजुअल हो गया या पूंजीपति हो गया, उद्योगपति हैं, वो अपने हिसाब से उत्पादन तय करेंगे, वो अपने हिसाब से देखेंगे मार्केट में किसकी डिमांड है, मार्केट में जिस चीज की ज्यादा डिमांड होगी उसको ज्यादा दे देंगे। जैसे सपोज अगर बाई चांस मर्सिडीज कार की डिमांड बढ़ गई मार्केट में, तो पूंजीपति जो होंगे बच्चों मर्सिडीज कार के उत्पादन में ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि उनको पता है मार्केट की डिमांड है। अब सरकार मार्केट में अगर मर्सिडीज की डिमांड बढ़ गई तो सरकार नहीं करेगी उसका उत्पादन। सरकार को तो ये देखना है ना कि हमारे जो लोग हैं उनको बेसिक नीड या बेसिक चीजें कैसे उपलब्ध कराई जाए, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ये सब चीजें। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, आर्थिक गतिविधियों पर सरकार अपना कंट्रोल रखती है, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार क्या करता है बच्चों, अर्थव्यवस्था का निर्धारण करता है। तो इसका अन्य नाम अभी आपको ये सिर्फ ये याद रखना है, ठीक है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है बच्चों, इसमें उत्पादन पूंजीवादी उद्यमियों द्वारा किया जाता है और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के माध्यम, ठीक है। इसमें उत्पादन कौन करेगा, देखो बाजार अर्थव्यवस्था, इसमें उत्पादन ही पे नीचे लिखो पूंजीवादी उद्यमियों द्वारा, ठीक है। जैसे सुना होगा आपने, अडानी है, अंबानी जी हैं या बजाज है, ये सब क्या है, पूंजीवादी, ठीक है। तो पूंजीवादी उद्यमियों द्वारा इसमें क्या किया जाएगा बच्चों, उत्पादन किया जाएगा। और इनको क्या होती है बच्चों, प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता भी होती है, ठीक है। इस अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक संसाधन भी आवश्यक होते हैं, प्राकृतिक संसाधन भी आवश्यक, देखो भी आवश्यक होते हैं इसमें, ठीक है। अगर ये पूछता है कि इसका अन्य नाम क्या है तो आप इजीली इसको क्या कर दोगे, बता दोगे, ठीक है। इसके बाद देखना बच्चों, निवेश व्यय किसको कहते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर लिखो। निवेश व्यय क्या होता है बच्चों, ठीक है। देखो निवेश व्यय लाभ कमाने हेतु किया गया व्यय, यानी प्रॉफिट का जो है बच्चों, पुनः प्रॉफिट कमाने के लिए जो व्यय किया जाता है उसको निवेश व्यय कहते हैं, ठीक है। यानी निवेश व्यय लिखो, यानी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, निवेश व्यय, यानी आप लाभ कमाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, अर्थात इसके अंतर्गत लिखो आप उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने हेतु या लाभ कमाने हेतु, क्या लिखोगे इसमें, उत्पादन क्षमता में वृद्धि ऑब्लिक लाभ कमाने हेतु किया गया व्यय, लाभ कमाने हेतु किया गया व्यय, ठीक है, किया गया व्यय। अब आप कहोगे सर ऐसे समझ नहीं आया, थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझा दो। ये देखो निवेश व्यय क्या होता है बच्चों, जैसे अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने क्या किया, एक सेटअप लिया, सेटअप में उसमें कैमरा भी होगा, उसमें बोर्ड भी होगा, उसमें अगर माइक वगैरह भी, सब कुछ है, ठीक है। अब सपोज मैं आपको एक कैमरा ही समझा लो, ये कैमरा से पढ़ा रहा हूँ, कैमरे से पढ़ा रहा हूँ, तो इसके दो तरीके के यूज होते हैं कैमरे के। एक वो होता है जो कैमरा सिर्फ अपनी फोटोग्राफी के लिए लेता है, शौक के लिए लेता है, ठीक है। उसने कहा कि चल भाई मैं कैमरा ले लेता हूं, अपनी फोटोग्राफी करूंगा, वीडियोग्राफी करूंगा, बस और कुछ नहीं, उसको अपना मेमोरी याद रखनी, तो उसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे, उसको सिर्फ और सिर्फ खर्च बोलेंगे। उससे क्योंकि उसका कोई उत्पादन नहीं बढ़ रहा, उसकी कोई अर्निंग नहीं हो रही, कोई उसके लाभ नहीं कमा रहा। हाँ, अगर वो रील बना रहा, ब्लॉग बना रहा या कोई ऐसी एक्टिविटीज कर रहा जिससे उसको क्या होती है, अर्निंग होती, तो फिर वो क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। अर्थात यदि आपने कोई काम शुरू किया, आप पंखा यूज करते होंगे घर पे, अगर आपने अपने घर पे पंखा लगाया तो वो सिर्फ और सिर्फ खर्च है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी एक्टिविटीज घर पे शुरू करवा दी, या आपने एक योगा क्लासरूम चला दिया, या आपने कोई ऐसी मतलब ऑफलाइन क्लासेस चला दी, आपको पता है कि गर्मी होगी बच्चों को, तो उसके लिए अगर पंखा चला तो फिर वो इन्वेस्टमेंट हो गया। यानी आपका उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना जहां उद्देश्य होगा तो उसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंटल एक्सपेंडिचर, और जहां लाभ कमाने ना हो तो सिर्फ अपने लिए जहां पे होता है उसको बोलते हैं नॉर्मल बच्चों खर्चे, ठीक है। एक्सपेंडिचर भी वो निवेश पे नहीं होता। आई होप कि ये वाली बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसमें निवेश व्यय कैसे होता है, देखो जैसे आपके पास रॉ मटेरियल था, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन थे, आपने कोई भूमि ली, जमीन वगैरह, आपने क्या किया, उत्पादन का काम शुरू किया, ठीक है। उत्पादन में आपके फिर क्या थे, लेबर भी थे, श्रम भी था, यानी लेबर भी थे, फिर आपको लाभ कमाया, आपने लाभ कमाया तो दोबारा आपने क्या कर दिया, यहाँ
व्यय कर दिया। ठीक है, तो ये वाला जो व्यय है बच्चों, इस लाभ का व्यय दोबारा आप इस प्रोसेस पे लाभ तक पहुंचने के लिए जो कर रहे हैं, इसी को बोला गया क्या, एक्सपेंडिचरल, मतलब इन्वेस्टमेंटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, नहीं निवेश व्यय, इसी तरीके से आप लोग समझ पाओगे, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, बेसिक अर्थव्यवस्था में 2-3 टर्मिनोलॉजी होती हैं। निर्यात क्या होता है मुझे बताइए, आप खुद ही सोचिए। निर्यात ये बहुत बेसिक चीजें हैं, इसलिए मैंने क्या कहा, एनसीईआरटी में जो भी बेसिक भी दिया होगा हम लोग करेंगे। निर्यात क्या होता है बच्चों, जब कोई राष्ट्र अपना वस्तु और सेवाओं को दूसरे राष्ट्रों में बेचता है तो उसको निर्यात बोलते हैं। तो निर्यात लिखो, निर्यात क्या लिखोगे आप, जब कोई राष्ट्र अपनी वस्तु व सेवाओं को, निर्यात को क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट लिख लो इसको, और आयात, इंपोर्ट। ठीक है, आयात लिखो, जब कोई राष्ट्र अपनी वस्तु व सेवाओं को किसी अन्य राष्ट्र को बेचता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं निर्यात। और उल्टा इसके नीचे लिखो आयात, यानी इंपोर्ट, जब कोई राष्ट्र वस्तु व सेवाओं को अपने देश में खरीदता है। जब कोई राष्ट्र किसी अन्य देश से वस्तु व सेवाओं को अपने राष्ट्र में लाता है या खरीदता है, यानी अन्य देश से वस्तु और सेवाओं को क्या करता है, वो परचेज करेगा, खरीदेगा या लेके आएगा, तो उसको आयात बोलते हैं। तो अर्थव्यवस्था के लिए क्या बेहतर होता है बच्चों, अर्थव्यवस्था के लिए निर्यात बेहतर होता है। ठीक है, यानी जो राष्ट्र जितना निर्यात करेगा उसको उतना क्या रखा जाता है बच्चों, ऊपर रखा जाता है। हालांकि ऐसा संभव नहीं है कि कोई राष्ट्र पूरा ही निर्यात करता हो, आयात न करता हो, ना ही ये संभव है कोई राष्ट्र सिर्फ आयात करता हो, यानी दोनों चीज बैलेंस होती है। लेकिन हमेशा अर्थव्यवस्था के लिए क्या बेहतर सिचुएशन है बच्चों, निर्यात अधिक होना चाहिए। ठीक है, निर्यात ज्यादा हो, आयात कम हो, आयात कम हो, ये क्या है बच्चों, बेहतर स्थिति है। ठीक है, ये बहुत बेहतर स्थिति मानी जाएगी। या निर्यात और आयात बराबर हो तो ये संतुलित मानी जाएगी। लेकिन ये खराब कंडीशन कौन सी है, जब आयात ज्यादा हो रहा है और निर्यात कम हो रहा है, तो ये जो कंडीशन है बच्चों, ये एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है बच्चों। लेकिन अब क्या करें, जिसके पास जैसे संसाधन होंगे उसी हिसाब से हो। अब जनता का पेट भी भरना है, सामान जो वस्तु और सेवाएं उसकी सप्लाई भी करनी है, इतना ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव भी है बच्चों, जनसंख्या इतनी वृद्धि हो रही है, तो कहीं ना कहीं किसी कोई राष्ट्र बिना आयात के भी अपना काम चलाए, ये आज की डेट पर संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बेहतर कंडीशन किसको माना जाता है, जिसमें निर्यात अधिक हो और आयात क्या हो, अपने आप में कम हो। ठीक है, एक इसी तरीके से जो तीसरा चीज होता है, उसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज होती है, पूंजी प्रवाह लिखो, पूंजी प्रवाह। ये सब आज क्या है, टर्मिनोलॉजी वाले चैप्टर हैं। ठीक है, मतलब टर्म्स जो है, पूंजी प्रवाह। पूंजी प्रवाह किसको बोलते हैं बच्चों, जब कोई राष्ट्र विदेशी पूंजी का, यानी लिखो किसी राष्ट्र से विदेशी पूंजी, क्योंकि कोई राष्ट्र विदेशों में अपनी पूंजी लगाता है। लिखो, जब कोई राष्ट्र विदेशों में अपनी पूंजी भेजता है, यानी पैसा भेजेगा या कुछ भी भेजेगा, या कोई राष्ट्र अपने देश में विदेशी पूंजी मंगाता है, तो वो पूंजी का प्रवाह, यानी पूंजी मतलब एक प्रकार से पैसा है। ठीक है, पैसा दूसरे देश में लगाना या अपने देश में लाना, यानी वो इन्वेस्टमेंट के रूप में, तो उसको पूंजी का प्रवाह कहते हैं। ठीक है, तो लिखो पूंजी प्रवाह मतलब पूंजी मतलब पैसा एक हिसाब से देखा जाए। ठीक है, पूंजी का अन्य राष्ट्रों में इन्वेस्टमेंट या अन्य राष्ट्रों में क्या होता है बच्चों, प्रेषण। तो ये पूंजी का प्रवाह होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब देखना बच्चों, जो पूंजीवादी फर्म होती है, यानी आपने कहा कोई उद्योग लगाया, वो पूंजीवादी फर्म होगी। ठीक है, उसकी विशेषता क्या होगी, ठीक है, लिखो पूंजीवादी फर्म, यानी हमने क्या किया, एक उद्योग लगाया, हमने अपना उत्पादन मार्केट के हिसाब से किया, इसकी कुछ विशेषताएं होंगी बच्चों। ये क्या करेगा, सबसे पहले बच्चों बाजार हेतु उत्पादन करेगा। लिखो, अगर क्वेश्चन पूछता है कि पूंजीवादी फर्म की क्या विशेषताएं हैं, सबसे पहले बाजार हेतु उत्पादन करेगा, मार्केट में जिसकी डिमांड होगी, बाजार हेतु उत्पादन। अगर किसी चीज की डिमांड कम हो गई तो ये उत्पादन ही कम कर देगा उस चीज का, क्योंकि इसको तो प्रॉफिट कमाना है, और किसी चीज की डिमांड बढ़ गई ज्यादा उत्पादन कर देगा, तो बाजार हेतु उत्पादन करता है। दूसरा बच्चों, उत्पादन के कारक पर इसमें निजी स्वामित्व होता है, याद रखना। उत्पादन के कारक यानी मशीन वसीन जो होंगी सब इसमें प्राइवेट लोगों की होगी। ठीक है, उत्पादन के कारक पर निजी स्वामित्व, यानी प्राइवेट का क्या होगा बच्चों, इसमें अपने आप में स्वामित्व होगा। ठीक है, स्वामित्व लिखो, प्राइवेट लोगों की होगी इसमें क्या, उत्पादन के कारक। पहला ही बाजार हेतु उत्पादन करेगा, बाजार हेतु उत्पादन के अलावा उत्पादन के कारक प्राइवेट सेक्टर के होंगे। तीसरा लिखो बच्चों, पूंजी का निरंतर संचय होगा, यानी एक ही जगह क्या होती रहेगी बच्चों, पैसा बनेगा। ठीक है, यानी संचय मतलब वो एक जगह क्या हो रही, सिमेट्री, यानी लाभ जो कमा रहा है। ठीक है, पूंजी का निरंतर संचय होता है बच्चों इसमें, तभी तो अमीर अमीर होते रहता है इसमें। ठीक है, निरंतर उद्योगपति देखे होंगे ना आपने, पैसा उनका क्या होता रहता है, बढ़ते रहता है, क्योंकि वो मार्केट के हिसाब से करेंगे। आप सरकार नहीं कर सकती मार्केट के हिसाब से, क्योंकि सरकार मार्केट देखेगी तो या तो मार्केट में सब समान हो, इनको तो प्रॉफिट कमाना है, जिसकी ज्यादा डिमांड होगी भेज देंगे, जिसकी नहीं होगी इसको कम कर देंगे। तो पूंजीवादी फर्म की विशेषताएं आपने ये 3 बेसिकली देखी होंगे। ठीक है, अगला लिखना है बच्चों, श्रमिक की मजदूरी दर का क्या तात्पर्य है। अगला लिखो, ये सब परिभाषा के रूप में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, श्रमिक की मजदूरी दर किसको बोलेंगे,
श्रमिक की मजदूरी दर। श्रमिक की मजदूरी दर किसको बोलते हैं बच्चों, ये याद रखना। इसमें क्या होगा, जब श्रम, जिस दर पर श्रम का क्रय या विक्रय होता है, लिखो जिस दर पर श्रम मतलब लेबर का, ठीक है, जिस दर पर श्रम मतलब उसके जो वैल्यू है, जो क्रय ऑब्लिक विक्रय हो। अब आपको कैसे क्या होगा, जैसे श्रमिक की मजदूरी मतलब जो श्रमिक मतलब जो श्रम करेगा, जैसे 9 बजे से 5 बजे तक उसने जो लेबरी की या जो श्रम किया, उसका जो रेट दिया वही तो श्रमिक की मजदूरी दर है। तो डेफिनेशन उसमें लिखे हुए हैं, इसलिए मैं आपको एनसीईआरटी का ही क्या कर रहा हूँ, कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। अगला लिखना बच्चों, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत कैसी अर्थव्यवस्था है बच्चों, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें लिखो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक यानी पब्लिक सेक्टर यानी सरकार, ठीक है, वह निजी क्षेत्र दोनों का क्या होता है बच्चों, प्रभाव होता है। यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों का प्रभाव होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का प्रभाव होता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, मिश्रित अर्थव्यवस्था। 3 प्रकार की बताई। पूंजीवादी में क्या होगा बच्चों, इसमें क्या होगा, निजी क्षेत्र प्रभावी होगा। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक लाइन लिख लो आप लोग, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसमें निजी क्षेत्र का उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होता है, ठीक है, यानी वो खुद तय करेगा क्या करना है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लिखो, इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लिखना, एक हेडिंग लाके उसमें लिखो, इसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। यानी मशीनें उसकी होंगी, लैंड किराए पे होगी या खुद की होगी, एक बड़ा सा उद्योग लगाएगा, खुद ही मालिक होगा, क्या उत्पादन करना है क्या नहीं करना है, यानी वो खुद तय करेगा। ये होती पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ये बाजार के आधार पर चलती है। दूसरा होता है बच्चों सार्वजनिक, क्या कहते हैं अपने आप में, समाजवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा लिखना आप लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होता है बच्चों, समाजवादी अर्थव्यवस्था लिखो, उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। यानी सरकार ये तय करेगी कि हमें किस चीज का उत्पादन करना है, किस चीज का नहीं करना है। यानी सरकार हॉस्पिटल चाहेगी तो हॉस्पिटल बनाएगी, स्कूल चाहेगी तो स्कूल बनाएगी, ठीक है। और तीसरा होता है बच्चों मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत क्या है बच्चों, मिश्रित अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इंडिया है। इसका एग्जाम्पल लिखो इंडिया। इसमें क्या होता है बच्चों, उत्पादन के साधनों पर सरकार का भी कंट्रोल होगा, प्राइवेट सेक्टर का भी होगा। जैसे कई हॉस्पिटल देखे होंगे आपने, प्राइवेट भी हैं सरकारी भी हैं। स्कूल देखे होंगे आपने, प्राइवेट भी हैं सरकारी भी है। और मार्केट में आपने वो देखा होगा, क्या जितनी भी सर्विसेज दे रहे होंगे, सरकारी भी होगा प्राइवेट का भी होगा। आप किसी भी चीज को ले लो, हर चीज आपकी सरकारी भी होगी प्राइवेट भी होगी। जैसे आप ट्रैवलिंग करते हैं, आपने देखा होगा परिवहन निगम की बसें होती है, ये सरकार के स्वामित्व में होगी। इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर अपनी गाड़ियां भी चलाते हैं, कई आपने देखी भी होंगे मार्केट वगैरह में। तो ये इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था होती है बच्चों, उसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। और भारत सबसे बढ़िया इसका क्या है, एग्जाम्पल है मिश्रित अर्थव्यवस्था का, ठीक है। इसके अलावा लिखो बच्चों सार्वजनिक वस्तुएं और निजी वस्तुएं, तो आपको पता होगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, एनसीईआरटी में दिया है। सार्वजनिक वस्तुएं किसको कहते हैं, सार्वजनिक वस्तुएं मतलब सरकारी वस्तुएं, जैसे लोक प्रशासन, इसमें लिख लो जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सड़कें, ठीक है, क्या हो गया अपना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी क्या लिखा है, लोक प्रशासन, सड़कें। इसके अलावा डिफेंस यानी डिफेंस सेक्टर, प्रतिरक्षा, ये सब क्या है बच्चों, सरकारी यानी प्रतिरक्षा। यानी सार्वजनिक वस्तुएं का मतलब है जो सरकारी नियंत्रण में है, तो वैसे ही समझ जाओगे। दूसरा क्या होता है बच्चों, निजी। निजी का क्या होता है, जिसका मालिक क्या होता है बच्चों, निजी व्यक्ति होता है। क्या चाहे किसी ने अपना इंडिविजुअल पार्क बना रखा है, किसी ने अपनी इंडिविजुअल गाड़ी ली हुई है, कोई अपना इंडिविजुअल खाद्य पदार्थ है, वो क्या है बच्चों, सब निजी सेक्टर, ठीक है। तो ये अर्थव्यवस्था में बेसिकली बच्चों, ये सेकंड चैप्टर जो मैंने सेकंड क्लास कराई, कुछ ऐसे टर्म्स थे जो आपके पेपर में, आप इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सुन लो। एक कीन्स की किताब याद रखना, समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है, उसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं याद रखना। तीनों प्रकार की अर्थव्यवस्था क्या होती है, उसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर 2 चैप्टर के आसपास में एनसीईआरटी कल कवर करा दूंगा, तो हमारी जीएस की 3 क्लासेज हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, उत्तराखंड वाले सेशन में आएंगे। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।